नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो योग विज्ञान बताया गया है उसका दूसरा अध्याय। और दूसरे अध्याय का टाइटल है कॉन्सेंट्रेशन एंड प्राणायाम, यानी एकाग्रता और प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास की क्रिया। इसमें जो शुरुआत की है इस चैप्टर की, स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी बात शुरू की है यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम सबको पता होती है और हम सब जानते भी हैं लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, वो ये है कि अपनी लाइफ में जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसे केवल और केवल कंसंट्रेशन से ही पाया जा सकता है। आप किस चीज पे कंसंट्रेट हो सकते हैं? या तो आप कंसंट्रेट होने का अभ्यास करें, या फिर आप किसी और तरीके से जो है कंसंट्रेट हो जाएं। एक होता है कंसंट्रेशन हो जाना और एक होता है कंसंट्रेशन का अभ्यास करना। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी चीज भक्ति, श्रद्धा को माना गया है। तो श्रद्धा के माध्यम से भी कंसंट्रेशन को अचीव किया जा सकता है, समर्पण के माध्यम से भी कंसंट्रेशन को अचीव किया जा सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, समर्पण का मतलब ही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण श्रद्धावान हैं, भक्त हैं उस लक्ष्य के। आपको पता है कि इस लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है, आपको पता है कि इस लक्ष्य के लिए ही सारे प्रयास आप कर रहे हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता नहीं मिलेगी। आपको बस उस लक्ष्य में श्रद्धा है। आपको ये पता है कि ये काम किया जाना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए, इसलिए आप उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हो पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ। तो अगर आप में पूरी श्रद्धा और पूरा समर्पण है अगर किसी चीज के लिए, जैसे अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, तो जब वो अपने लिए बल्ब बना रहे थे, अपने लिए क्या, हम सब के लिए बल्ब बना रहे थे, तो जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो कई एक्सपेरिमेंट्स में फेल होते जा रहे थे लगातार। तो जब वो कई एक्सपेरिमेंट्स में लगातार फेल हो रहे थे तो उन पर हंसने वालों की संख्या कम नहीं थी। तो जो लोग उन पर हंस रहे थे उसके बावजूद भी उनकी हंसी का एडिसन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा था? एडिसन पर उनकी हंसी का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, श्रद्धावान होता है अपने लक्ष्य के प्रति, जिसमें डिवोशन होता है अपने लक्ष्य के प्रति, वो फिर किसी और चीज की परवाह करता ही नहीं है। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपकी श्रद्धा का लेवल क्या है। अगर आप श्रद्धावान इतने ज्यादा हैं कि आप उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच रहे, आपको पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सत्य के नजदीक ले जाएगा, तो आप किसी की हंसी का अपने ऊपर प्रभाव पड़ने ही नहीं देते, किसी भी प्रकार के विचार का, किसी भी प्रकार के तर्क का अपने ऊपर प्रभाव पड़ने ही नहीं देते। इसीलिए कहा जाता है ना कि तर्क से बड़ी है विश्वास। जिसे तर्क से बड़ी चीज कहा जाता है उसे कहा जाता है विश्वास। विश्वास जो है वो तर्कों को फाड़ के रख देता है, क्योंकि जो तर्क ये कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, विश्वास उन सभी विचारों को, उन सभी तर्कों को किनारे कर देता है, दरकिनार कर देता है। और अंत में एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है जिसे ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे ये बल्ब जो जल रहा है आज, थॉमस अल्वा एडिसन की देन है। ठीक है। तो एक तो कंसंट्रेशन को अचीव करने का तरीका ये है जिसे श्रद्धा या भक्ति कहते हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि श्रद्धा या भक्ति क्या करती है, बाकी सभी गुणों को आपके भीतर पैदा कर देती है। क्योंकि अगर किसी लक्ष्य के प्रति आप में श्रद्धा होगी, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा जो थी, उस श्रद्धा की वजह से ही वो अपने काम में लगातार कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे। आप सोचिए अगर उनके मन पर दूसरों की कही हुई बातों का प्रभाव पड़ता तो क्या वो कॉन्सेंट्रेट रह पाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाते। इसलिए श्रद्धा जो होती है, जो समर्पण होता है, वो आपके भीतर बाकी गुणों को अपने आप पैदा करने लगता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में उनको समझाना पड़ता है, बेटा शांति से बैठो, ध्यान से सुनो, लेकिन फिर भी उनका मन इधर उधर भटक के चला जाता है। लेकिन अगर गुरु के प्रति उनमें श्रद्धा हो, विषय के प्रति, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा हो, ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, अपनी शिक्षा में श्रद्धा हो, आगे बढ़ने की जो सही मार्ग है जिसे शिक्षा कहते हैं, उस शिक्षा में उसकी श्रद्धा हो, गुरु में श्रद्धा हो, जो पढ़ा रहा है उस पर पूरा विश्वास हो कि वहां से मुझे बेस्ट ऑफ द थिंग्स मिलेंगी, तो क्या उसको कंसंट्रेशन का अभ्यास करना पड़ेगा कि क्लास में बैठ करके वो कंसंट्रेट हो? नहीं, वो अपने आप कंसंट्रेशन को अचीव कर लेगा। श्रद्धा और समर्पण के साथ कंसंट्रेशन, सत्यनिष्ठा, विश्वास, ये सारी चीजें अपने आप आती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में शायद श्रद्धा को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। भगवत गीता में भी जो सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण ने कही है कि सारी चीजें भूल करके, जो कुछ तुम्हें बताया है सब भूल करके एक मेरी शरण में आ जाओ, यानी एक मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। यानी अपना लक्ष्य अगर आपने ईश्वर को बना लिया तो ईश्वर भी मिल जाएगा।
उसी तरीके से अगर अपना लक्ष्य आपने इस संसार में किसी चीज को बना लिया है, किसी विशेष खोज को आप कर रहे हैं या फिर कोई विशेष स्थिति आप अचीव करना चाहते हैं, विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, तो अगर आप इसके प्रति श्रद्धावान है, आशावान है, आपका पूर्ण समर्पण है शांति के प्रति, शांति के विचारों के प्रति, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक दिन इस संसार में शांति की स्थापना ना कर दें या शांति की स्थापना ना हो पाए। और आप देखिएगा आज के समय में कितने भी युद्ध चल रहे हैं, अचानक से आपको एक ऐसे व्यक्ति का उत्थान दिखाई देगा आने वाले समय में, वो चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई ऐसी शक्ति। ये असल में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये केवल और केवल विज्ञान है प्रकृति का, और ये प्रकृति इसी तरह से काम करती है। जब नेगेटिव पावर्स, जो कंसंट्रेशन को भंग करने की पावर्स हैं, वो जब एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ कंसंट्रेशन उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बैलेंसिंग एक्ट के अंतर्गत चल रहा है, तो वो बैलेंस कैसे करेगा? हम इंसानों के बीच में बैलेंस हवा में तो होगा नहीं, कोई ना कोई कारण दिखाई देगा। वो कारण क्या है? स्थूल कारण होते हैं, क्योंकि ये संसार स्थूल है, तो उसको कंट्रोल करने के कारण स्थूल रूप में सामने आते हैं। तो जब ये पावर अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करेगी, तो कॉन्सेंट्रेटेड होकर के एक किसी न किसी मनुष्य में, किसी न किसी व्यक्ति में सामने दिखाई देगी, और वो व्यक्ति अपने आप ऐसे कार्यों को करने लगेगा, ऐसे लोगों को अपने पीछे चलाने लगेगा कि लगेगा कि ये तो कोई अवतार सा आ गया है, कोई देवता आ गया है। यही होते हैं अवतार, इन्हीं को अवतार कहा जाता है। वो शक्तियां, वो एनर्जीज जो कि बैलेंसिंग एक्ट के अंतर्गत हमारे शरीर के माध्यम से कुछ कार्य करने लगती हैं, कुछ विचारों को प्रकट करने लगती हैं, उसे ही पावरफुल एनर्जीज कहते हैं, या फिर उन्हें ही अवतार कहा जाता है। राइट? तो ये चीजें केवल और केवल श्रद्धा और समर्पण से ही अचीव होती हैं। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होगी, समर्पण होगा इस चीज के प्रति कि कभी ना कभी शांति आएगी ही आएगी, चाहे कैसा भी माहौल लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, असंभव कुछ भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी वो असंभव संभव हो जाएगा। तो सब कुछ जो कि संभव होता है असंभव से, वो केवल और केवल कंसंट्रेशन से ही हो सकता है। आगे विवेकानंद जी बताते हैं कि एक एनिमल को, एक जानवर को सिखाना बहुत टफ है। दूसरी लाइन आप देखिएगा, ये हर कोई जानता है कि एक जानवर को कुछ सिखाना बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को आप सिखा सकते हो कि बेटे यहां नहीं, यहां बैठना है, ठीक है, वहां नहीं बैठना है, लेकिन जानवर को आप सिखा नहीं सकते। यहाँ पर आते हैं बहुत से जानवरों के जो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट जो डॉग्स हैं वो अपने आप दे कैन डिसाइड कि हाँ, जब उन्हें मल त्यागना है तो उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें वॉशरूम में कैसे जाना है, उनको सिखाना पड़ता है। राइट? दे कांट डू इट एनीवेयर इन द हाउस। वो अपने आप आपको बताएं, उस चीज को एक्सप्रेस करें। राइट? कि दे हैव टू डू दिस, राइट, दे हैव टू पू, या फिर दे हैव टू पी। राइट? सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू ट्रेन देम। तो जब आप उनको ट्रेन करते हैं, तो जो ट्रेनर्स होते हैं दे नो कि कितनी मुश्किल से उन्होंने सिखाना सीखा है, क्योंकि डॉग्स को या फिर किसी भी जानवर को सिखाना इतना आसान नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है कि जानवरों की तुलना में हमारी जो चित्त की शक्ति है, एकाग्र होने की जो शक्ति होती है जो चित्त में, वो हम में कहीं ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन जानवरों में वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी वजह से जानवर इतनी आसानी से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, उनका चित्त बहुत ज्यादा चंचल होता है, एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। उसी तरीके से जब हमारा चित्त इतना चंचल हो जाता है कि किसी एक जगह पर नहीं टिकता, कभी एक लक्ष्य बना रहा है, कभी दूसरा लक्ष्य बना रहा है, तो हम फिर एक प्रकार से एक इस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जो केवल और केवल चमकती दमकती चीजों के पीछे अचानक से जो भी मिलती है उसको उसके पीछे भागने लगता है। यानी वो शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं उनके पीछे भागता है, लेकिन जो एक स्थिर गोल होता है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, वो केवल और केवल चित्त की एकाग्रता से ही आपके जीवन में आ सकता है। ठीक है? और आगे उन्होंने ये बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड हम होते कहाँ हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, हम उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। और कंसंट्रेशन का एक रूल और बताया है। वो रूल ये है कि फॉर कंसंट्रेशन आवर माइंड नीड्स चैलेंजेस, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वो चैलेंजेस चाहता है। चैलेंजेस यानी लगातार बदलती चीजें जिस पे ध्यान रखना पड़े। राइट? जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर एक सीधी बॉल आती है जिसे आप फुल टॉस कहते हैं, राइट, आप उसे फुल टॉस जो बॉल को देखते हैं, अगर आप उस फुल टॉस बॉल को खेलें, आपने क्रिकेट खेला ही होगा, अगर आप उस फुल टॉस बॉल को खेलें तो आपको एक चमक आ जाती होगी। जैसे ही कोई बॉल फुल टॉस बनती होगी, आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसको आसानी से हिट करना और उसे बाहर भेजना बाउंड्री के काफी इजी होता है। राइट? उसको हिट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड नहीं बदल रही। राइट? लेकिन क्या फुल टॉस बॉल का अभ्यास करते करते कोई भी खिलाड़ी, कोई भी प्लेयर जो एक बैट्समैन है, क्या वो एक अच्छा बैट्समैन बन सकता है? नहीं बन सकता। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और कंसंट्रेशन कैसे आएगी? बॉल को देखने की, हर स्थिति में बॉल को परखने की,
जितनी तेजी से बॉल आ रही है उसको देखने की, उसको कैलकुलेट करने की माइंड में ये कब डेवलप होगी? जब वो स्पीड बदलेगी। जिस स्पीड से बॉल छूटी है हाथ से, उस स्पीड से ना आकर के आपके पास किसी दूसरी स्पीड पे पहुंचे, तब जाकर के आपके कंसंट्रेशन, आपके माइंड को एक चैलेंज मिलेगा, और तब जाकर के आप कंसंट्रेशन के उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर आप सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं। राइट? कितना भी अच्छा प्लेयर जिसका भी आप नाम जानते हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि माइंड हमारा चैलेंजेस चाहता है। अगर लगातार फुल टॉस बॉल ही फेंकी जाए तो क्रिकेट का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। राइट? उसका महत्व ही इसलिए है क्योंकि गेंद टप्पा खाती है और टप्पा खाकर के अलग अलग दिशाओं में घूमती है। उस पर आपको ध्यान लगाना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, अपने दिमाग को इतना तेज करना पड़ता है कि बहुत जल्दी से वो कैलकुलेट कर सके। राइट? आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा। जब मैं बचपन में उन्हें क्रिकेट खेलते देखता था तो इट वाज जस्ट लाइक एक अच्छा प्लेयर। मुझे ये लगता था कि हाँ, इज जस्ट अ वेरी गुड प्लेयर, जो बहुत अच्छे तरीके से बॉल को हिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं बॉल को। लेकिन इट वाज जस्ट लाइक कि ही इज अ प्लेयर। बाद में जब आजकल जब क्रिकेट खेलना उन्होंने छोड़ दिया और अब जो है हम रेदर देन क्रिकेट देखने के वी गो इनटू द हिस्ट्री, और वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेयर कैसे खेलता था, देन आई गॉट टू नो कि ऐसा लगता ही नहीं कि सचिन तेंदुलकर को जो बॉल फेंकी गई है सचिन तेंदुलकर ने उसे हिट किया है। आप कभी देखिएगा वीडियो को, इट लुक्स लाइक कि बॉल ही, आपको फील ऐसा होगा कि बॉल ही ऐसी फेंकी गई है जो सचिन तेंदुलकर चाहते थे, जबकि ऐसा है नहीं। वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे कि बॉल चाहे जहां भी आए, वो बॉल को इस तरीके से कैलकुलेट करते थे कि ऐसा लगता था कि इट्स वेरी नेचुरल, कि जैसे लगता है कि उन्होंने बॉल खेली नहीं है, बल्कि उस उनके मन की, उनके जो मन में था कि ऐसी बॉल आए, वैसी कोई बॉल उनके पास आई है और उन्होंने बहुत ही क्लासिकल वे में उस शॉट को मारा है। वो शॉट मारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बॉल ही ऐसी आती है जैसे लगता है कि वो शॉट मारने के लिए ही वो बॉल उनके पास फेंकी गई थी। इतना कंसंट्रेशन था सचिन तेंदुलकर का। राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कंसंट्रेशन के लिए चैलेंज क्यों जरूरी है। चैलेंज जब मिलता है और उस चैलेंज को जब आप सीखते हो, जैसे तेंदुलकर ने एक बार, बहुत अच्छे बॉलर थे शेन वॉर्न, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो शेन वॉर्न जब इंडिया आने वाले थे, शारजाह में एक ट्रॉफी होने वाली थी, तो शारजाह ट्रॉफी में वहां जाने से पहले तेंदुलकर ने क्या किया था कि उनकी बॉल काफी ज्यादा घूमती थी शेन वॉर्न की, और इतनी बॉल कोई घुमा नहीं सकता था इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया था कि उस जगह पे जहां पे उनका बॉलर जो कि प्रैक्टिस करवा रहा था उन्हें, उनका बॉलर जहां पे बॉल को टप्पा देता था, उस जगह पे उन्होंने एक ऐसा गड्ढा बना दिया था कि वहां पे बॉल पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली कम की बजाय थोड़ा ज्यादा घूमेगी। तो कुल मिलाकर के वो बॉल शेन वॉर्न की बॉल की तरह आएगी, और उसको उन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया। माइंड नीड्स चैलेंजेस टू बिकम परफेक्ट। उसको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए चैलेंजेस चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन की पावर ही आपको ये बताती है कि बॉल इतनी तेजी से कैसे आ रही है, और रन टाइम पे आप कैसा बिहेव करोगे, वही डिपेंड करता है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी मजबूत है। और कंसंट्रेशन किससे आती है? अभ्यास से। और ये अभ्यास किस चीज का करना है? योग का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है? जैसे अगर आप संगीत है, वो क्यों आपको बहुत जल्दी, मतलब जो म्यूजिक है, म्यूजिक लवर्स होते हैं, वो आपको क्यों बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि म्यूजिक में लगातार नोट्स चेंज होते रहते हैं। आप अपने सिर को हिलाते रहते हैं, अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, उस नोट्स के साथ आप चलते रहते हैं, जो नोट्स लगातार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि चेंज होने वाली चीजें ही चाहता है हमारा माइंड। अगर आप लगातार एक जैसा काम करते रहें तो आपका माइंड परेशान हो जाता है। आपको चेंज चाहिए होता है, आपको लगातार चेंज चाहिए होता है। माइंड डिमांड करता है कि आई नीड चेंज। अगर आप लगातार एक ही काम करते रहे, शुरुआत में सीखने के बाद आप उस काम को सोचेंगे कि नहीं यार, अब नहीं, ये बहुत ज्यादा थकावट वाला काम है, पकाऊ है, वही काम पकाऊ लगने लगेगा। राइट? तो हमारा माइंड चैलेंजेस को चाहता है, सो दैट वो कॉन्सेंट्रेट हो सके। अगर जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता। आप दूसरों से बात करते हुए, मन को इधर उधर घुमाते हुए भी उस काम को करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रहे, इसलिए कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना चाहिए। कंसंट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ ना कुछ लगातार सीखना चाहिए। जैसे आप किताबें लिखना शुरू कर दीजिए, आप मेरी तरह वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, सो दैट आप जो है आराम से बैठ करके कॉन्सेंट्रेट रहें, लगातार आप इस चीज पे फोकस रहें कि अगली लाइन क्या बोलनी है। आपको बिल्कुल यहीं पर रहना है जहां पर आप हो। राइट? आप कभी खाना बना दीजिए, कभी रेसिपी चेंज कर दीजिए खाना बनाते समय, तो योर माइंड नीड्स चैलेंजेस। आप देखेंगे कि जिस दिन आपके पास नया काम आ जाता है, उस दिन अगर आप काम करने से डरने वाले नहीं हैं, तो उस दिन आप एक अलग तरीके का सुकून महसूस करते हैं काम करने के बाद, क्योंकि उसने आपको एक चेंज्ड वेवलेंथ के साथ, एक नई एनर्जी के साथ एक नया काम आपके हवाले किया था।
राइट। तो इस वजह से आपको काफी अच्छा लगता है उस दिन, जिस दिन आपने काम एक नया किया होता है। अगर रोज का काम हो, रोज जिस तरह से आप टिकट्स क्लोज कर रहे थे, आज भी वैसे ही टिकट्स आप क्लोज कर रहे हो, तो आपको शाम को जाकर के फिर वही, आपका दिमाग जो है शांत नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी, रोज टिकट क्लोज करने की, तो आप जो है उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, और शाम को आपका माइंड फिर भी एक भनभनाहट सी उसमें बची मची रहेगी। लेकिन अगर कोई नया काम ऐसा मिल गया जिसमें पूरे दिन आपका कंसंट्रेशन लगा रहा, तो शाम को आते ही आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। राइट। इसीलिए हमें लगातार चैलेंजेस लेते रहना चाहिए, कोई नई चीज सीखना हमेशा जारी रखना चाहिए। वी डोंट गेट कंसंट्रेटेड ऑन थिंग्स रेदर देन थिंग्स अट्रैक्ट अस। इसमें विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम चीजों पे कंसंट्रेट नहीं होते, चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि चीजें अपना ध्यान, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है। आप कभी इस चीज को अगर अनुभव करना चाहें तो कभी कोशिश करके देखिए, शांति से बैठ करके देखिए, और इस बात का दृढ़ निश्चय कीजिए, एक फर्म डिसीजन लीजिए कि मैं किसी थॉट को अपने अंदर आने नहीं दूंगा। अगर आएगा भी तो मैं कॉन्शियस रहूंगा और उसको रोक दूंगा। आप देखिए, करके देखिएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। राइट। और यही इस बात का प्रूफ है कि सीम्स लाइक समथिंग इज पुलिंग अस एंड वी कीप कंसंट्रेटेड ऑन डिफरेंट थिंग्स। इसी वजह से अगर आप बैठते हैं कभी सुबह और अचानक से किसी चीज पे आपका ध्यान गया, तो उस पे आप कंसंट्रेट हो जाते हैं। ऑफिस का कोई मेल चल रहा था, आपके दिमाग में बना है, वो आ गया अचानक से कि उस मेल पे तो मेरी लड़ाई चल रही है, आज मैं क्या जवाब दूंगा, तो वहां कंसंट्रेट हो जाएगा। तो अपने आप ये थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं, ये थॉट्स हमारे अंदर पतीले में रखे पानी की तरह उबलते रहते हैं। इसको ठंडा करना होता है। इसी पतीले में रखे पानी को, उबलता हुआ जो पानी है, इसको ठंडा करना ही प्राणायाम या योग का मुख्य उद्देश्य होता है। कंसंट्रेशन का यही रहस्य है कि आप उस उबलते हुए पानी को शांत कर सको, जो आपके मन में विचारों के रूप में बुलबुले बन करके, गर्म पानी के बुलबुले बन करके फूट रहा है लगातार। इसी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि हम इस चीज को नहीं जानते कि हम किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं होते, चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। जिन चीजों पे आज हम कंसंट्रेट है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट कर चुकी थी पहले। उसी का लगातार अभ्यास करते करते आज की तारीख में हम उस चीज पे लगातार कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और हम उसको अपना लविंग वर्क, कि हम, मुझे इस काम से प्यार है, हम उससे जुड़ गए हैं। राइट। आपको किसी भी काम से प्यार हो सकता है। राइट। किसी भी काम से। द थिंग इज कि आपको इस चीज से डिटैच होना पड़ेगा, आपको इस विचार से डिटैच होना पड़ेगा कि हम चीजों पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। सच्चाई ये है कि चीजें हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। राइट। इस वजह से ऐसा होता है। विवेकानंद जी ने भी एक बहुत बड़ी चीज बताई है कि कंसंट्रेशन प्रैक्टिस इज इटसेल्फ अ चैलेंज, बट अनदर बिग चैलेंज इज टू गेट डिटैच फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी वर कंसंट्रेटेड, नीड टू प्रैक्टिस बोथ टुगेदर। यानी एक चीज तो यह है कि हमें अपने मन को किसी एक चीज पे एकाग्र करना है, एकाग्रता स्थापित करनी है। और दूसरा चैलेंज ये भी है कि जब उस चीज पर एकाग्र हो गए, तो दूसरी चीज ये भी है कि अगर दूसरा कोई काम आया है, या दूसरी चीज हमारे प्लेट में या क्यू में रखी है, तो फिर हमें उस चीज से, जो पहली चीज है, उससे डिटैच होना आना चाहिए, तभी जाकर के हम दूसरी चीज से अटैच हो पाएंगे। तो दूसरी चीज से अटैच होने के लिए पहली चीज से डिटैच होना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। बड़ी ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है विवेकानंद जी ने। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आपके पास 5 या 6 टास्क पड़े हुए हैं, तो एक टास्क जो आप अपने ऑफिस में उठाते हैं, अचानक से उस टास्क को करते करते अगर थोड़ी सी देर हो जाए, या थोड़ा-सा आपको लगे कि ये टाइम लेगा, वैसे ही दूसरे टास्क की जो चिंता है वो आपको सताने लगती है। यानी एक थ्रेड आपका खत्म हुआ नहीं है, एक कंसंट्रेशन आपका बन नहीं पाया है कि दूसरी चीज अपनी ओर आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो कि क्यू में रखी हुई है। राइट। तो इसीलिए विवेकानंद जी ने बताया कि इस वजह से होता क्या है कि आप किसी काम में परफेक्शन नहीं ला सकते, किसी गोल को अचीव नहीं कर सकते, अगर आपकी ये हालत है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उस चीज के अलावा जिस पे आप काम कर रहे हो, किसी और चीज पे ध्यान जाए ही ना। राइट। तो यही चीज यहां पर बताई गई है विवेकानंद जी के द्वारा, कि केवल और केवल आपको अटैच होना या फिर कंसंट्रेट होना नहीं सीखना है, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि डिटैच कैसे हुआ जाए किसी चीज से। अगर मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना है, तो पहले काम की एक एक थ्रेड से डिटैच हो जाऊं, उसका कोई विचार मेरे दिमाग में ना आए। ये कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विवेकानंद जी ने भी इस चैप्टर में बताया है कि मैंने इस चीज को, अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, ये बहुत देर से सीखा अपनी लाइफ में, लेकिन ये बहुत जरूरी है सीखना। राइट। और आप देखिए कि जो साधु होते हैं, विवेकानंद जी जैसे जो साधु लोग हैं, ये कितने महान होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में देर से सीखा तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने तो सीख लिया, दूसरों को भी मेहनत करने दो। ऐसा गुरु कभी नहीं करता। गुरु हमेशा अपनी चीजें बांट देता है। वो कभी नहीं सोचता कि हाँ ठीक है, मैंने मेहनत से पाई है, दूसरे को भी मेहनत करने दो। असल में गुरु ये जानता है कि मैंने कुछ पाया नहीं है, मुझे मिला है, और ये प्रकृति का उपहार है, इसलिए ये सबके साथ बांटना चाहिए।
राइट? जैसे नदी अपना जल सबको बांटती है, वैसे ही जो कुछ हमने पाया है, अचीव नहीं किया है, हम कुछ अचीव नहीं करते, हमें मिलता है। कैसे मिलता है? केवल और केवल कंसंट्रेशन की पावर के बाद, योग के अभ्यास के बाद, श्रद्धा और समर्पण के बाद। तो यही चीज विवेकानंद जी ने यहां पर बताई है कि उन्होंने भी बहुत देर से इस चीज को सीखा, लेकिन आज वो बता रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से हम सबको। वी हैव टू फोकस अवर माइंड ऑन माइंड इटसेल्फ। हमें अपने माइंड को यानी मन को मन में ही लगाना है। कली हनुवाणी जो कि एक बुक है, जिसका एक प्लेलिस्ट, जिसकी दो प्लेलिस्ट है इनफैक्ट हमारे दूसरे एक चैनल पर विश्व गुरु में, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे मेथड्स जहां पे मन को मन से ही मन में लगाया जा सकता है, उसके मेथड्स बताए गए हैं। किस प्रकार से अपने मन को, मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है कि कौन सी काया कैसा काम कर रही है, किस प्रकार से वो काम कर रही है, उसको देखा जा सकता है। तो उसके लिए मेथड्स बताए गए हैं उसमें भी। अब विवेकानंद जी बताते हैं कि कंसंट्रेशन की शुरुआत होती है प्राणायाम से। लेकिन प्राणायाम के लिए सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? सिटिंग पोस्चर। द स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये पहली शर्त है प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले हमें बैठना सीखना होता है। लगातार बैठना सीखने का अभ्यास करें। जैसे पहले भी मैं अपनी पीठ जो है बिल्कुल ढीली छोड़ देता था और झुक जाता था, लेकिन अब जो है मैं उसको सीधा रखने का अधिक से अधिक प्रयास करता हूं। जैसे ही मुझे याद आता है कि मैं झुक सा रहा हूं, मैं वापस उसको सीधा कर लेता हूं। तो हम सबको इसका अभ्यास करना चाहिए, और ये विवेकानंद जी भी बता रहे हैं कि सबसे पहले बैठना सीखिए। अपने लिए एक सेटिंग पोस्चर डिसाइड कीजिए जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्पाइन की सीधी होनी चाहिए। स्पाइन को सीधा रखते हुए जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं उस पोस्चर में बैठिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, और उसके बाद प्राणायाम की शुरुआत होती है। माइंड एंड बॉडी, क्यों प्राणायाम जरूरी है? राइट? हम माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्राणों पे काम क्यों करें, इसके बारे में आगे बताया है। विवेकानंद जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हमारा जो मन है और हमारा जो शरीर है, ये दोनों एक दूसरे पर ये एक दूसरे पर आपस में क्रिया करते हैं। यानी मन का असर शरीर पर पड़ता है और शरीर का भी असर मन पर पड़ता है। अगर हमारे शरीर में कोई चोट लगी हो, कोई परेशानी हो, किसी तरह की पीड़ा हो, हाथ पैर में कहीं भी, तो होता क्या है? होता यह है कि हमारा मन किसी एक चीज पे एकाग्र नहीं हो पाता। हमारी जो पीड़ा है उसी तरफ हमारा मन बार बार जाता है। राइट? उसी तरीके से मन में अगर कोई तकलीफ हो तो हमारा शरीर भी लुंज पुंज सा, बिल्कुल अजीब सा ही हो जाता है। हमारे चेहरे पे झलकने लगता है कि हम परेशान हैं। तो हमारा शरीर हमारे मन को रिफ्लेक्ट करता है और हमारा मन हमारे शरीर को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों ही एक दूसरे पे असर डालते हैं। ठीक है? माइंड इज सबटल, यानी हमारा जो मन है वो सूक्ष्म है, और बॉडी इज ग्रॉस। बॉडी स्थूल है, हमारा शरीर स्थूल है, और मन हमारा सूक्ष्म है, यानी ना दिखने वाली चीज बट है, इसलिए वो सूक्ष्म कहा जाता है। जो दिखने वाली चीज नहीं है लेकिन उसका अनुभव हमें है, जैसे बुद्धि का अनुभव हमें है, लेकिन बुद्धि नाम की कोई चीज शरीर में कहां पर है हम नहीं जानते। माइंड इज सबटल, उसी तरीके से माइंड भी सूक्ष्म है। हमारा जो मन है, हम जानते तो है कि मन जैसी एक चीज है, राइट? लेकिन वो मन कैसा दिखता है वो हम नहीं जानते। ये इंद्रिय है, एक मन भी एक सेंसरी ऑर्गन है, बट ये दिखता नहीं है। तो हमारा जो भी चीज ऐसी होती है जो कि दिखती नहीं, जो कि सबटल है, जो कि सूक्ष्म है, उसको नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल है, ये बताया गया है। सबटल इज हार्ड टू कंट्रोल, हेंस वी शुड रीच फ्रॉम ग्रॉस टू सबटल एज ग्रॉस कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। इसलिए यह कहा जाता है कि हमें ग्रॉस से सबटल, यानी कि हमारा जो स्थूल शरीर है, शरीर के माध्यम से मन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन को सीधे सीधे कंट्रोल करना, जो कि सूक्ष्म है इसलिए वो ज्यादा ताकतवर है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि दोनों का असर एक दूसरे पे पड़ता है, मन का शरीर पे और शरीर का मन पे। ये हम जानते हैं, और इसी चीज का विवेकानंद जी ने बड़ा ही खूबसूरत यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, तो मन को मन से कंट्रोल मत करो, बल्कि मन को शरीर के माध्यम से कंट्रोल में लाओ। इसलिए क्या करना होता है? हमें प्राणायाम के माध्यम से शरीर को कंट्रोल करके मन तक पहुंचना होता है। सबटल इज ऑलवेज पावरफुल, यानी जो सूक्ष्म है वो हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो प्राणायाम की सिंपल परिभाषा विवेकानंद जी के शब्दों में यह दी गई है कि प्राणायाम इज द प्रोसेस टू रीच माइंड फ्रॉम ग्रॉस। यहां मैंने गॉस लिख दिया है गलती से, ये ग्रॉस है, यानी स्थूल। यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की जो यात्रा है वो प्राणायाम उसका प्रोसेस है। जिस प्रोसेस के थ्रू आप स्थूल से यानी शरीर से मन की तरफ जाते हो, उसी प्रोसेस को प्राणायाम कहा जाता है। स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग द सबटल। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आप धीरे धीरे आप सूक्ष्म को, अपने मन को अनुभव करने लगोगे, और ये देखने लगोगे कि आपका मन किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में भी देखा है, तो वहां पर बहुत सी ऐसी विधियां बताई गई हैं जहां पर इस तरह की बात बताई गई है कि जैसे ही कोई थॉट आए उसके लिए आप कॉन्शियस रहिए।
जैसे ही वो थॉट आया उसके लिए कॉन्शियस रहिए और उसको देखिए कि आया कहाँ से, क्यों आया। आपको उसका ओर छोर पता नहीं चलेगा, बस ऐसे ही वो निकल करके आ गया। जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है ना, उसी प्रवृत्ति के अनुसार ही वो थॉट आपके पास आता है। जैसे अगर आपकी प्रवृत्ति मारपीट करने की, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की है, तो कोई ऐसा ही थॉट आएगा जहां पे किसी से पंगे लिए जा सकते हैं। तो मन उसी प्रकार से आपको सर्व करता है, आपकी बुद्धि को सर्व करता है, जैसा आपने अपने आप को बनाया है। राइट। तो यहाँ पे विवेकानंद जी भी यही बता रहे हैं कि जब आप मन को देखना शुरू कर दोगे प्राणायाम के माध्यम से, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि किस प्रकार से मन हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग को मोटिवेट कर रहा है। यू विल इवन बी एबल टू फील द एक्टिविटीज ऑफ टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन। हमारा मन जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे शरीर के राइट हैंड साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड साइड को कंट्रोल करता है। राइट। आप इन चीजों को भी देखने लग जाएंगे अगर आप लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और लास्ट में इट्स अ समरी, अ कंट्रोल मैनेज ब्रीदिंग कैन हेल्प अचीव दिस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज रियली इजी एंड एट लीस्ट गिव्स यू द हेल्थ बेनिफिट्स। यहाँ पर विवेकानंद जी ये बता रहे हैं कि जो पहला स्टेप है वो है कंट्रोल ब्रीदिंग का। कंट्रोल ब्रीदिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी ब्रीदिंग जो कि नियमित है। नियमित का मतलब क्या है? ऐसे नहीं है कि अभी सांस लंबी ली फिर अगली बार सांस छोटी ली, नहीं। नियमित का मतलब है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होना। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसलिए योग और प्राणायाम के माध्यम से हमें ये समझना होता है कि हमें भी इस नेचर के साथ अगर योग करना है, तो हमें भी क्या करना होगा, इसी नेचर को फॉलो करना होगा, इसी नेचर की गतिविधियों की कॉपी करनी होगी। जैसे जो ये नेचर है, ये सरल आवृत्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसलिए विवेकानंद जी ने ये बताया कि हमें भी नियमित रूप से सांस प्रश्वास लेनी चाहिए। जैसे सांस अगर आप 4 सेकंड तक भीतर ले रहे हो, तो अगली बार भी 4 सेकंड तक ही लो। 8 सेकंड तक रोक रहे हो, तो 8 सेकंड तक अगली बार भी रोको। 4 सेकंड तक छोड़ रहे हो सांस को बाहर, तो अगली बार भी 4 सेकंड तक ही ये काम करो। ये लगातार अभ्यास करने से आपकी जो सांस है, जब वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाती है, तो हर सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन एक वेव बनाता है। राइट। और वो जो वेव बनती है उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। हर वेव की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल इस संसार में जो एनर्जी वेव्स चल रही हैं उन फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती हैं। किसी ना किसी दिन उसके साथ सुपर इम्पोज हो जाएंगी, और सुपर इम्पोज होते ही आपका योग हो जाएगा इस प्रकृति के साथ। तो प्राणायाम के माध्यम से योग को स्थापित किया जा सकता है, योग को अचीव किया जा सकता है। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसका पहला स्टेप है, और इस पहले स्टेप से सबसे पहला जो लाभ होता है वो क्या होता है? हेल्थ बेनिफिट होता है। राइट। हेल्थ बेनिफिट हो जाता है। हर चीज की इस संसार में एक उम्र है, लेकिन हम उल्टे सीधे काम करके, उल्टी सीधे चीजें खा करके अपने शरीर की उम्र कम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस नेचर को देखें, तो ये नेचर क्या करता है? ये नेचर क्या करता है कि इन सारी चीजों को अपने आप एक जो है उसमें रखता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने आप आपकी उन चीजों की जो नेचुरल लाइफ है, वो चीजों के साथ, इस नेचर के साथ योग कर जाती है, और आपकी नेचुरल लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी मैंने समझा है विवेकानंद जी के इन बुक्स में, इन चैप्टर्स को, वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।